बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड बर्न्स। इस चैप्टर के अंदर हमने साइनस, फिस्टुला और वुंड के पास पेपर कवर करने हैं। इसके अलावा बर्न्स वाला सेक्शन है और लास्ट में स्किन के लीजन्स हैं, जिसके अंदर स्किन के 3 मेजर कैंसर आते हैं: स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और तीसरा आ जाएगा मैलिग्नेंट मेलानोमा। एमएम से 2 कैंसर होते हैं, एक मैलिग्नेंट मेलानोमा, दूसरा होता है मल्टीपल मायलोमा। तो स्टार्ट करते हैं साइनस, फिस्टुला और वुंड। इसके अंदर पाइलोनेडल साइनस पढ़नी है, ऑस्टियोमाइलिटिस पढ़ना है। ओके, पहले आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो साइनस और फिस्टुला में क्या फ़र्क होता है। इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो साइनस होती है ये ब्लाइंड एंडेड होती है, ये 1 वे कम्युनिकेशन होती है। फिस्टुला 2 वे कम्युनिकेशन होता है। फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द 2 एबनॉर्मल विसरा या 2 एपिथेलियल लाइन कैविटी, 2 विसरा के दरमियान या एक विसरा या स्किन के दरमियान, ओके, या बॉडी की सरफेस के दरमियान या 2 वेसल्स के दरमियान में होता है, तो उसको बोलते हैं फिस्टुला। जबकि साइनस क्या होती है, ये ब्लाइंड ट्रैक होती है। ब्लाइंड ट्रैक होती है, एक तरफ से रास्ता नहीं होता, दूसरी तरफ से रास्ता होता है। जो ब्लाइंड ट्रैक होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू से लाइंड होती है और ये एपिथेलियल सरफेस से जाती है कहाँ तक, इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक हो गया, ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। फिर जो साइनस होती है 2 टाइप की होती है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल के अंदर प्री ऑरिकुलर साइनस आ जाएगा और एक्वायर्ड के अंदर आपका पाइलोनेडल साइनस आ जाएगा। जो कि जीप वर्कर के अंदर, जो बड़ी बड़ी जीपें गाड़ियाँ चलाते हैं, काफ़ी अर्से तक सफ़र करते हैं और जिनकी हेरी स्किन होती है ग्लूटियर रीजन पर, तो वहाँ पे पाइलोनाइडल साइनस बनती होती है। पाइलो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हेरी स्किन पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला आगे 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फिस्टुला। एक्सटर्नल फिस्टुला में आपने रट्टा मारना है ब्रेंकियल फिस्टुला और थायरोग्लोसल डक्ट फिस्टुला, और इंटरनल के अंदर आपका आ जाएगा ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। और वैसे आप ईसीएफ एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिस्टुला और साइनस में फ़र्क आ गया। ओके, सबसे पहला पढ़ लेते हैं पाइलोनाइडल साइनस। ये ट्रक ड्राइवर में होती है या जीप ड्राइवर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, जो जीप चलाती है, ट्रक चलाती है, और ये 1 वे कम्युनिकेशन होती है और जीप चलाने वालों में होती है और ये इनके बॉटम रीजन के अंदर होती है। बॉटम रीजन का मतलब उनके मिड लाइन होता, मिड लाइन बटक्स वाले एरिया में होती है, इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट वाले एरिया के अंदर होती है, तो उसको जीप बॉटम या ड्राइवर बॉटम भी कहते हैं। हेयरी मैन या जीप ड्राइवर के अंदर होती है। इसके जो मोस्ट कॉमन साइट है वो इंटर बटक्स के दरमियान में सैक्रल रीजन होता है, मिड लाइन में देखने को मिलती है। ये डिस्चार्ज भी हो सकता है, सीरियस डिस्चार्ज या पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है। पेन इसमें थ्रॉबिंग या परसिस्टेंट टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन जो होती है वो प्राइमरी होती है, जो कि मिड लाइन के अंदर अबव द कॉक्सिस स्वेलिंग बनाती होती है। अगर वो मिड लाइन से लैटरली पड़ी हो, साइडों पे पड़ी हो, तो उसको बोलते हैं स्कैंड्रोइड साइनस। और इसको पाइलो क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ साइनस की ओपनिंग है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बाल देखने को मिलते होते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सिनेरियो में लिखा है कि वैन ड्राइवर है, उसको डिस्चार्जिंग पॉइंट है उसकी बैक बिटवीन द बटक्स में। ठीक हो गया, वो पस निकाल रही है, तो ये पाइलोनाइडल साइनस है। अब इसको वाइट कैसे करना है? नंबर 1, आपने की सीट पे काफ़ी अर्से तक नहीं बैठे रहना, सीटिंग को वाइट करना है लॉन्ग टाइम। नंबर 2, आपने ट्रैक्स को क्लीन आउट करना है जो रास्ते हैं। नंबर 3, ओके, नंबर 3, रिमूवल ऑफ ऑल हेयर्स। जो पाइलोनाइडल साइनस इसमें हेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ट्रैक ये सफ़र वाले रास्ते नहीं, ट्रैक जो साइनस वाली बनी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तमाम बालों का आपने रिमूव कर देना क्योंकि पाइलोनाइडल होती है और हाइजीन को मेंटेन करना होता है। अब इसकी सजेशन फॉर कंप्लीट रेजोल्यूशन या इसकी मैनेजमेंट क्या रहेगा? अगर एक्यूट एक्जाकर्बेशन है, डेट मीन्स एब्सेस बन गया या क्रॉनिक डिजीज है। अगर एक्यूट एक्जाकर्बेशन है, स्टेप 1 पे आपने क्या करना है? रेस्ट और सिम्प्टोमेटिक थेरेपी देनी है। रेस्ट और सिट्स बात होती है, वार्म वाटर बाथ लेने हैं। नंबर 2, लोकल एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी होती है और एंटीबायोटिक लेनी होती है। तो 3 ए रट्टा मार लो अब। ओके, एक तो वैसे 3 ए कहाँ से आ गया? एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक रट्टा मार लो। स्टेप 2 में क्या होगा? अगर स्टेप 1 से ठीक नहीं होता कंजर्वेटिव से, तो आपने क्या देना है? जब भी किसी जगह पे एब्सेस बनती है तो आपने इंसीजन और ड्रेनेज करनी होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? ग्रैनुलेशन टिश्यू है, साइनस है ना, तो ग्रैनुलेशन टिश्यू और हेयर की क्या करोगे? क्योर अटैच करोगे। क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्या होगा? क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो तमाम एब्नॉर्मल रास्ते हैं उन ट्रैक्स को एक्साइज निकाल कर लोगे, बाहर निकाल लोगे और प्राइमरी क्लोजर करोगे बेड में। ठीक हो गया, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब जो एक्सीएन के जो होते हैं मेथड्स क्लोजर के, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो रोमबर्ग या लेमबर्ग प्रोसीजर होता है, एक ये प्रोसीजर, एक जी प्लास्टी होती है, कैरीडेकिस प्रोसीजर और बेस्कॉम प्रोसीजर होता है। ओके, ठीक है, तो आपने 3 को रट्टा मार लो, BRZ। ओके, ठीक है, बी से बेस्कॉम आ जाएगा, आर से रोमबर्ग आ जाएगा और जी से जी प्लास्टी हो जाएगा। सारा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल्स और ट्रीटमेंट तो आ जाएगा और प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, तो इसके लिए वही आ जाएगा। एडवाइस कि आपने सीटिंग को वाइट करना होता है, क्लीन करना है ट्रैक्स को, ओके, हेयर को रिमूव करना और हाइजीन को मेंटेन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक मेल है, उसको इसकी लेफ्ट साइड पर डिस्चार्जिंग साइनस है, यानी ऐसी साइनस है जो कि डिस्चार्ज कर रही है और प्रीवियस हिस्ट्री रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया है और उसको फिक्स भी किया था, कोई हड्डी टूट गई होगी। तो साइनस और फिस्टुला में पहला फर्क पूछा हुआ है कि साइनस क्या होती है? ब्लाइंड ट्रैक होती है, जबकि वो फिस्टुला क्या होता है? नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। साइनस कंजेनिटल या एक्वायर्ड होती है और इनके एग्जाम्पल भी कर लेना। फिस्टुला एक्सटर्नल या इंटरनल होता है। इस केस में जो डिस्चार्जिंग साइनस होती है जो कि क्रॉनिक प्रेजेंटेशन करती है, वो ऑस्टियोमाइलिटिस
डिस्कस होती है, वैसे एक्यूट प्रेजेंटेशन भी कर सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट में प्री ऑपरेटिव है, प्री ऑपरेटिव के अंदर आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, पेशेंट की हालत कैसी है और स्टेजिंग करनी है डिजीज़ की कि कहाँ तक डिजीज़ फैला हुआ है। फिर आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन की प्रॉपर डिस्कशन करानी होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करानी होती है और कोमोर्बिडिटीज़ को देखना होता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन तो नहीं है। अब ऑपरेटिव के अंदर क्या होता है, ओके ठीक है। तो एक ऑपरेटिव के अंदर क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि डीप बोन सैम्पलिंग, एक डीप इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 2, आपने तमाम जो नॉन वायबल टिश्यू उसकी डिब्राइडमेंट एक्सचेंज करनी होती है। सैम्पलिंग के बाद आपने एंटीबायोटिक देनी है, बोन को स्टेबलाइज करना होता है और सॉफ्ट टिश्यू को कवर देना होता है, प्लास्टिक सर्जरी करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होगा, रिहैबिलिटेशन आ जाएगी और एंटी माइक्रोबियल आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ऑस्टियोमाइलिटिस के प्री ऑपरेटिव के अंदर आपने क्या करना है, असेसमेंट करनी है, डायग्नोसिस करना होता है मेन, और ट्रीटमेंट ऑप्शन को डिस्कस करना होता है। ऑपरेटिव के अंदर क्या है, ऑपरेटिव के अंदर सबसे पहले एक्सपोजर करना, फिर डिब्राइडमेंट सब कुछ निकाल देना, एंटीबायोटिक करना, बोन को स्टेबलाइज करना और सॉफ्ट टिश्यू का फ्लैप देना प्लास्टिक सर्जरी से। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर रिहैबिलिटेशन आ जाएगा और एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। अगर किसी ओके ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, ओके ब्लिस्टर फॉर्मेशन सुपरफिशियल थिकनेस पार्शियल बर्न में है, तो वो किस लेयर को इन्वॉल्व करते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है। अब जो बर्न्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका आ जाएगा सुपरफिशियल और डीप है। सुपरफिशियल भी आगे दो टाइप का होता है, ओके बल्कि ये दो में डिवाइड करते हैं, पार्शियल और फुल होता है। जो पार्शियल होता है वो आगे दो टाइप का होता है, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल के अंदर पैपिलरी और इसके अंदर रेटिकुलर लेयर आ जाती है डीप वाले के अंदर, और फुल थिकनेस के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस सब कुछ आ जाता है। ओके क्लियर। इसके बाद जो मार्जिनल अल्सर होते हैं, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर राइज करता होता है। वैक्यूम असिस्टेड क्लोयर, तो वैक्यूम असिस्टेड क्लोयर ओके किस प्रेशर पे किया जाता है, -125 पे किया जाता है। जो जी प्लास्टी होती है, जी प्लास्टी लेंथ को गेन करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अंदर आप स्कार को रिवाइज करते होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की वजह से ग्राफ्ट की डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल सकती है, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब एनोरेक्टल एब्सेस है, अब एनोरेक्टल एब्सेस के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, पेरिनियल एब्सेस आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो एनोरेक्टल एब्सेस में क्या होगा, हिस्ट्री होगी पेन की और आपको होट पेरिनल स्वेलिंग होगी, डेट मीन्स का कोई एब्सेस जमी हुई है और स्विंगिंग पायरेक्सिया देखने को मिलेगा। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन तो क्रॉन डिजीज है जो कि पेरिनल एब्सेस करवाता है। बाकी डायबिटीज, इम्यूनोकम्प्रेशन और फिस्टुला इन एनम की वजह से हो सकता है। लाइक डायबिटिक लेडी के अंदर पेरिनल पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, ओके टेंडर हॉट स्वेलिंग है पेरिनल एरिया में और सेंट्रल थिनिंग है स्किन की, तो ये पेरिनल एब्सेस या स्कियो एनोरेक्टल एब्सेस भी कह सकते हैं जो कि ब्रॉड टर्म होता है। अब कंपोजिशन ऑफ एब्सेस है, ओके अब एब्सेस के अंदर क्या होता है, ओके एब्सेस में तीन चीज़ें होती है, रट्टा मार लेना। नंबर 1 पस होती है, नंबर 2 एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, नंबर 3 ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है। अब पस में भी तीन चीज़ें होती हैं, पस में हमारी बॉडी के WBCs होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और तीसरा हमारी बॉडी का नेक्रोटिक मटीरियल होता है। तो इन तीन चीज़ों को मिलाने से पस बनती है जो कि मेन लोकस बनाती है। फिर इसको सराउंड करने वाला एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर सेलुलर सेल्स और एडिमा सेल्स, एडिमा फिब्रिन देखने को मिलता है, उसको सराउंड करने वाले ग्रैनुलेशन टिश्यू है, उसमें मैक्रोफेजेस, एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्ट जो कि रिपेयर करवाते होते हैं, ये चीज़ें आ जाएगी। पस, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, कहीं पे भी अगर पस बन गया तो एनसीएन ड्रेनेज एस्पिरेशन कर लेगी और लास्ट में एंटीबायोटिक्स आप दे देते होते हैं। ओके ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, डिपाइटरन कॉन्ट्रैक्चर। डिपाइटरन कॉन्ट्रैक्चर के अंदर फिंगर ऐसी हो जाती है फाइब्रोसिस की वजह से, जो पाल्मर फेशिया होता है हमारा हैंड के अंदर, ओके वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और हैंड को आप प्रॉपर एक्सटेंड नहीं कर सकते, प्रॉपर आप ओपन नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं डिपाइटरन कॉन्ट्रैक्चर। 40 साल से ऊपर वाले में देखने को मिलते हैं और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो ट्रिगर फिगर होती है, जिसके अंदर एक्सटेंसिव मसल की कोई फाइब्रोसिस हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करनी है, सर्जरी करनी होती है। ओके अब यहाँ पर वुंड्स है, वुंड्स यहाँ पे 4 टाइप के लिखे होते हैं। ओके वैसे मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा वुंड वाला, बल्कि वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वाले चैप्टर में है, फिर भी थोड़ा बहुत सुपरफिशियल ओवरव्यू दे दूँ। जो सर्जिकल वुंड होते हैं वो तकरीबन 4 टाइप के होते हैं, 3 C और 1 D रट्टा मार लेना। ओके सी तीसरे नंबर पे आता है ना ABC में, तो 3 C आएगी। क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड और लास्ट में डर्टी वुंड आ जाएगा। अब क्लीन का मतलब क्या है, क्लीन का मतलब है इन्फेक्शन नहीं है, फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस को आपने फॉलो किया है। और क्लीन के अंदर एग्जांपल आ जाती है, लाइक मैं इस चैप्टर का हवाला दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है ताकि चलो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। क्लीन के अंदर कोई विसरा ओपन नहीं होता, यानी फुल एसेप्टिक होते हैं, और इसके अंदर एग्जाम्पल आती है हर्नियो रॉयफी की या फाइब्रोडिनोमा की। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीन कंटामिनेटेड, इसके अंदर विसरा ओपन है लेकिन विसरा से कुछ भी बाहर नहीं निकला, मिनिमल स्पिलेज होती है, तो ये एग्जाम्पल आती है पेंडेक्टमी या इलेक्टिव लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इसके बाद कंटामिनेटेड है, अब वही तरतीब से पहले विसरा ओपन ही था, विसरा ओपन किया था कुछ बाहर नहीं निकला, अब विसरा ओपन भी किया कुछ बाहर भी निकला, लाइक कोई स्पिलेज कंटेंट बाहर निकला, तो वो कंटामिनेटेड है। फॉर एग्जांपल
फ्रेश ट्रॉमेटिक वुंड होते हैं या बोवल के नास्टोमोसिस के केस में, ठीक है। और लास्ट में इस केस में आप क्या करते हैं, ब्रीच करते हैं सेप्टिक मेयर की। और लास्ट में डर्टी वुंड है। डर्टी वुंड के अंदर क्या होता है, पस मिलती है, परफोरेशन होती है या इंसिजन थ्रू द एब्सेस होती है। फॉर एग्जांपल पेंडिकुलर एब्सेस होती है, ओके, या एब्सेस की परफोरेशन पैरोटिनाइटिस के अंदर, तो ये वुंड क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, ओके, ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब वुंड की हीलिंग 3 मेथड होते हैं, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, जिसको बोलते हैं टर्शियरी इंटेंशन या टर्शियरी हीलिंग। अब हम दोनों को रट्टा मार लेते हैं, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होता है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वुंड की हीलिंग को कंट्रोल करते हैं। लोकल और सिस्टमिक फैक्टर्स ये कौन से आ जाते हैं, ओके। तो पहले बता रहे तो वुंड की हीलिंग 3 तरह से होती है, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और टर्शियरी इंटेंशन। टर्शियरी इंटेंशन को डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी कहते हैं। अब जो प्राइमरी इंटेंशन होती है वो किस तरह के वुंड में अप्लाई होती है, इंसाइज वुंड की हीलिंग प्राइमरी इंटेंशन से होती है। जो लैसिरेटेड वुंड होते हैं, टेयर हो गया, तो वो सेकेंडरी हीलिंग से होगा। और अगर वुंड की कंटामिनेशन हो गई, आपको कुछ देर तक खुला छोड़ना होता है, फिर आप इसकी प्राइमरी करते हैं, प्राइमरी हीलिंग होती है, तो वो टर्शियरी होती है, या कंटामिनेटेड वुंड के अंदर आपको देखने को मिलती है, ओके। तो जो प्राइमरी इंटेंशन वाली हीलिंग होती है किन वुंड में देखने को मिलती है, जो इंसाइज्ड होते हैं वो, और जो सेकेंडरी वाली होती है लैसिरेटेड में देखने को मिलते होते हैं, ओके। जो प्राइमरी इंटेंशन होती है अनइन्फेक्टेड वुंड के अंदर होती है, जबकि सेकेंडरी इंटेंशन ये इन्फेक्टेड वुंड के अंदर आपको देखने को मिलती है, ओके। यहाँ पे एजेस वेल अपोज्ड होते हैं, यहाँ पे आपको सेपरेट एजेस देखने को मिलते हैं और ये क्लीन वुंड को इन्वॉल्व करती है। तो इंसाइज वुंड प्राइमरी लैसिरेटेड वुंड है, अनइन्फेक्टेड वुंड है इन्फेक्टेड वुंड आ जाएगा, वेल अपोज्ड एजेस, सेपरेट एजेस देखने को मिल देगा। अब इसके बाद जो हर सारी जो चीजें हैं, लाइक सबसे पहले अगर कोई वुंड डैमेज होता है तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होती है, फिब्रिन रिलीज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रोड्यूस होता है, फिर वुंड की कॉन्ट्रैक्शन और कॉम्प्लिकेशन आती है। तो जो फिब्रिन होता है वो ज्यादा एक्सटेंसिव होता है सेकेंडरी इंटेंशन में, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये भी ज्यादा इंटेंस होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू ये भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वुंड की कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी, स्कार खराब हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होती है। तो इस तरतीब को रट्टा मारना है। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड की हीलिंग को अफेक्ट करते होते हैं, तो वुंड की हीलिंग को फैक्टर 2 तरह के होते हैं, एक लोकल फैक्टर उस जगह के फैक्टर और एक सिस्टमिक फैक्टर जो ओवरऑल बॉडी के होते हैं। लोकल फैक्टर में क्या होगा, नंबर 1 ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट, अगर ब्लड सप्लाई उस एरिया की कम है तो फिर नहीं आएगा। ब्लड सप्लाई के बाद नर्व सप्लाई, डिनर्वेशन आ जाएगा, उस जगह का इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी है, कोई मैकेनिकल स्ट्रेस तो नहीं लग रहा, या कोई हेमरेज या नेक्रोसिस तो नहीं हो गया, या प्रेशर तो नहीं लग रहा, इस वजह से वुंड हील नहीं हो पाएगा। सिस्टमिक के अंदर अगर एज ज्यादा है, ओबेसिटी है, इन्फेक्शन है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, मैलन्यूट्रिशन है, ओके, डिजीज डायबिटीज है, या कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, मार्फन सिंड्रोम है, या कीमो ले रहे हैं, स्मोकिंग है, इसमें से वुंड की हीलिंग नहीं हो पाएगी, ओके। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो लोकल और सिस्टमिक आपने रट्टा मार लेने, 3-3, 4-4 फैक्टर तो आपको आने चाहिए। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन करवाते हैं आफ्टर एपेंडेक्टमी, तो एक तो आपका एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव आ जाएगा। एनारोबिक में बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस मोस्ट कॉमन होती है, और इशर्शिया कोलाई जो कि अपेंडिसल एब्सेस करवा देते होते हैं, ओके। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एब्नॉर्मल वुंड हीलिंग, अगर टिश्यू ज़्यादा लॉस हो गया है या बैक्टीरिया ज़्यादा इन्फेक्ट कर गया तो वुंड हीलिंग एब्नॉर्मल हो जाएगी। और वुंड हीलिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी इंसाइज वुंड में, सेकेंडरी डिलेड लैसिरेटेड वुंड में, और टर्शियरी वाली होती है कंटामिनेटेड वुंड में। सेकेंडरी में ज़्यादा ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, ज़्यादा फाइब्रोसिस होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, गंदा स्कार बनता होता है। अब इसके बाद एक कोई बंदा है उसके लेफ्ट आर्म पे वुंड लग गया है, तो क्या स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए वुंड के। सबसे पहले कोई भी अगर किसी जगह पे जख्म लगा है, या ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली या रट्टे वाली बात भी इतनी खास कुछ नहीं है। सबसे पहले किसी जगह पे वुंड है तो आपने उस वुंड को क्लीन करना होता है, क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। नंबर 2 आपने एक्सप्लोर करना और डायग्नोस करना है किस तरह का वुंड है। नंबर 3 जो डेड टिश्यू है उसकी डिब्राइडमेंट करनी है, निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको रिपेयर करना होता है। फिर जो लॉस्ट टिश्यू आपने उसको रिप्लेस करना है जहाँ पर हो सकता है। फिर रिप्लेस करने के बाद स्किन का कवर देना होता है, और स्किन का कवर विदाउट टेंशन आपने अप्लाई करना होता है। और फिर आपने इसमें आपने प्रॉपर टिश्यू हैंडलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले वुंड को क्लीन किया आपने, फिर आपने एक्सप्लोर और डायग्नोस किया, फिर डिब्राइड किया होता है, ओके। एक सी है, 2 डी है, 2 आर है, 2 एस है, इस तरह रट्टा मार सकते हो। क्लीनिंग, डायग्नोसिस एंड डिब्राइडमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, स्किन कवर, ओके, और स्किन की क्लोजर विदाउट टेंशन, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके। वो यहाँ पे लिखा है कि बंदा है उसको रोल ओवर इंजरी हुई मोटर व्हीकल से, उसकी पल्स काफ़ी ज़्यादा कम है, बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, स्किन उसके बेड से लिफ्टेड है, और डिस्टल पल्सेस पाल्पेबल है। तो कौन से टाइप का वुंड है, ओके ओके। अब स्किन उसकी बेड से उतर रही है, लिफ्ट हो रही है, डेट मीन्स ये डी ग्लविंग है, लेकिन ये क्लोज टाइप का है, ओपन नहीं है, ठीक हो गया, ओके। और ये किस टाइप के वुंड से आएगा, अनटाइडी एवल्शन वुंड आ जाएगा। एवल्स यानी स्किन झड़ गई है, निकल गई है, डी ग्लविंग हो गई है, क्लोज आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो वुंड होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, टाइडी और अनटाइडी। पहले मैं इस क्वेश्चन को कवर करा दूं कि अब इस तरह का जो वुंड है जिसमें स्किन बाहर की तरफ आ रही है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसका निमोनिक है, हेमाटोक्रिट, HCT,
हेमाटोमा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम और टेटनस हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वुंड की क्लीनिंग करनी होती है। अच्छा बता रहा हूँ, वुंड दो टाइप का होता है, टाइडी और अनटाइडी वुंड। ओके, जो टाइडी वुंड होता है ना, ओके, ये इंसाइज्ड वुंड होता है, इंसाइज्ड वुंड। जो अनटाइडी होता है ये एवल्ज वुंड होता है, एवलियन हो गया, क्रश हो गया, कोई क्रश इंजरी हो गई है, ये टाइडी होता है, ये अनटाइडी होता है। टाइडी वाला साफ सुथरा होता है, बिल्कुल गंदा होता है। टाइडी ये हेल्दी टिश्यूज होते हैं, इसमें इसमें टिश्यू डिवाइटलाइज होते हैं। ओके, टाइडी वुंड में टिश्यूज का लॉस रिलेटिवली कम होता है, इसमें टिश्यू का लॉस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी हीलिंग से रिपेयर होता है, सेकेंडरी हीलिंग से रिपेयर होता है। ऐसे ये लिखा हुआ है कि जो रेड रिएक्शन सिंड्रोम है वो वैनकोमाइसिन की वजह से होता है, स्किन का एरिथेमा आपको देखने को मिलता है। और लेप्रोसी के अंदर जो ब्लाइंडनेस होती है वो एक्सपोजर केराटाइटिस की वजह से देखने को मिलती होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब आ जाते हैं स्कार के अंदर। अब स्कार वाले टॉपिक के अंदर लैंगरहांस पढ़नी है। लैंगरहांस क्या होती है? स्किन के अंदर टेंशन लाइंस होती है जो कि हमारे डर्मल कोलेजन फाइबर की ओरिएंटेशन बताती है। तो स्किन की टेंशन लाइन जो कि डर्मल कोलेजन फाइबर की ओरिएंटेशन बताती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा जो इन लैंगर लाइन से पैरेलल लगेगा उसमें हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी, स्कारिंग कम से कम होगी। अब हाइपरट्रॉफिक स्कार और क्लीराइड में क्या फ़र्क होता है? दोनों एक्सेसिव स्कार टिश्यू होते हैं, लेकिन जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है वो ओरिजिनल इंसियन या ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से एक्सटेंड नहीं करता, दैट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वुंड। लेकिन जो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ओरिजिनल इंसियन ऑफ वुंड, तो एक क्लीराइड होता है। अब कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर ऐसे स्कार्स होती है जो कि जॉइंट्स को या फ्लेक्शन क्रीजेस को क्रॉस करते होते हैं। ओके, जॉइंट्स को या फ्लेक्शन क्रीजेस को क्रॉस करते हैं, टाइट वेब बनाते हैं और वुंड जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डपाइट्रन कॉन्ट्रैक्चर होता है, पाल्मर फेशिया की फाइब्रोसिस हो जाती है। अब यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक और क्लीराइड में क्या फर्क होता है? क्यूलॉइड क्या होता है? दोनों एक्सेसिव स्कार टिश्यू है, लेकिन क्यूलॉइड ऐसा स्कार टिश्यू होता है जो कि ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से एक्सटेंड कर देता है बियॉन्ड। जो हाइपरट्रॉफिक होता है एक्सटेंड नहीं करता होता। ओके, जो हाइपरट्रॉफिक होता है मेनली क्यों होता है? प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन या हीलिंग की वजह से होता है, अनफेवरेबल स्कार साइड पे होता है। जेनेटिक डिस्पोजिशन आपको इसमें क्यूलॉइड में देखने को मिलती होती है। जो क्यूलॉइड होता है मेनली एक्सटेंसिव सर्फेस को इन्वॉल्व करता है या आपका फ्लैक्सर सर्फेस को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा क्यूलॉइड आपकी चेस्ट वाल को, अपर आर्म को, लोअर नेक को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, ऑलमोस्ट इन्हीं को इन्वॉल्व करता है, जबकि ये आपकी फ्लैक्सर सर्फेस में ज़्यादा कॉमन है। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है उसको ठीक करने के लिए स्टीरॉइड्स लेते होते हैं। क्यूलॉइड का रिकरेंस रेट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, कोलेजन की सिंथेसिस क्यूलॉइड में ज़्यादा होती है। और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में बात करें कि जो क्यूलॉइड है उसकी प्रोग्रेशन, क्यूलॉइड में प्रोग्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में रिग्रेशन ज़्यादा होती है। ओके, बाकी इसको ठीक करने के लिए आप इंट्रालीजनल स्टीरॉइड देते हैं, हालांकि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी इंट्रालीजनल स्टीरॉइड देते हैं ट्राइएमसिनोलोन के। और हाइपरट्रॉफिक स्कार में आप एक्सीएन वगैरह करते होते हैं। ओके, क्लियर? सर्जिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव कॉम्प्लिकेटेड सकार। ओके, तो आपने क्या करना है? जो कॉम्प्लिकेटेड सकार है उसमें एक्सीजन करना है और रिपेयर करना है। रिपेयर कैसे करोगे? रीस्ट्रक्चरिंग से आप रिपेयर कर दोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अल्सर के अंदर। अब अल्सर दो तरह के होते हैं, आर्टीरियल अल्सर और वीनस अल्सर। ओके, तो जो आर्टीरियल अल्सर है, वीनस अल्सर है, वीनस अल्सर में ग्रेविटेशनल अल्सर आ जाएगा और कुछ प्रेशर सोर्स आ जाएगा जिसके अंदर हम बोलते हैं बेड सोर्स या ट्रॉफिक अल्सर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीनस अल्सर या ग्रेविटेशनल अल्सर। मोस्ट कॉमन ये लेग अल्सर होते हैं। ग्रेविटेशनल अल्सर मीडियल मेल्यूलस पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें आपको फुल थिकनेस स्किन का लॉस देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली अराउंड द एंकल। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? गेटर एरिया बोलते हैं। और ये हील नहीं हो पाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रैफिक वार्डन है, उसको ज़्यादा अरसे तक खड़ा होना पड़ता है, तो उसको ये वेरिकोस वेन हो गया है और वेरिकोस वेन के साथ उसका जख्म भी हो गया है अबव द एंकल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्सर अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। तो जो अल्सर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेस तीन तरह के होते हैं। ओके, एक तो नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक और एक मैलिग्नेंट अल्सर है। तो नॉन स्पेसिफिक अल्सर को इनमें शेल्विंग एजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वीनस अल्सर और ट्रॉफिक अल्सर, इसमें शेल्विंग एजेस आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक अल्सर के अंदर ट्यूबरकुलस अल्सर जिसमें आपको अंडरमाइन एजेस देखने को मिलती है। सिफिलिटिक अल्सर, इसमें पंच आउट एजेस होते हैं। मैलिग्नेंट अल्सर में रोडेंट अल्सर जो कि बेसिल सेल कार्सिनोमा का होता है, रोल्ड एजेस होते हैं। एपिथेलियोमा जिसमें हीप्ड अप इवर्टेड आपको एज देखने को मिलते होते हैं। अब अल्सर के अंदर एक बेस होता है, एक अल्सर का फ्लोर होता है। बेस वो है जिसमें अल्सर रेस्ट करता है, जो कि बोन या सॉफ्ट टिश्यू का होता है। फ्लोर जो आपको नजर आता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये स्किन है, ओके, ये आपको अल्सर देखने को मिल रहा है, तो जो आपको नजर आ रहा है एक्चुअल वो आपका क्या फ्लोर है, जिसके अंदर डिस्चार्ज ग्रेनुलेशन टिश्यू स्लफ है और जिसके ऊपर अल्सर रेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं बेस। ये बोन या सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? ओके, किसकी? बेस एंड फ्लोर की, बिकॉज इससे आप बताते हो कि अल्सर किस टाइप का इंडिकेशन होती है। अब लेग्स के परफोरेटर, जो लेग्स के परफोरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने रट्टा मारना है, बी सी डी, हम से रट्टा मार सकते हो। ओके, बी से बॉइड है, सी से कॉकेट है,
ओके, डी से डॉट और एम से मेयर मेयर कस्टर है, ठीक हो गया। अब जो डॉट होते हैं ये थाई में देखने को मिलती है, बॉयड गैस्ट्रोक्नीमियस में होती है, कॉकेट टाइप 1 2 3 और लोअर लेग के अंदर होती है मे और कस्टर, ये आपको एंकल में देखने को मिलती है। कैसे रट्टा मारना है, मैन है मैन, एम से मे और ए से एंकल से आ जाएगा, कॉकेट ये आपके लोअर लेग के अंदर देखने को मिलती है, सी एल एल से रट्टा मारना है, बॉयड वाले ये आपको बी जी या जी बी से रट्टा मार लो। ओके, और लास्ट में डॉट वाली होती है आपको मिड थाई में देखने को मिलती है, एम डी से रट्टा मार लो। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब वेरिकोस वेन और वेरिकोस वेन के बाद अल्सरेशन हो गई। अब द मीडियम वेल्यूलस, तो ये वीनस या ग्रेविटेशनल अल्सर होते हैं। अब लेग्स के अंदर जो अल्सर होते हैं इसके क्या कॉज होते हैं, नंबर 1 तो वीनस डिजीज, फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल इनकॉम्पिटेंस की वजह से या डीप इनकॉम्पिटेंस की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से हो सकते हैं, आर्टीरियल इस्कीमिक अल्सर हो सकती है, वास्कुलाइटिस की वजह से अल्सर हो सकती है, ट्रोमेटिक अल्सर हो सकती है, डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथिक होती है, न्यूप्लास्टिक होती है और इन्फेक्शन आपको देखने को मिलती है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वेन्स को देखने के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है, बाकी वेन्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉपलर प्रेशर मेजरमेंट है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग वास्कुलाइटिस के अंदर होगा, बायोप्सी ले सकते हैं, सीबीसी ईएसआर सीआरपी ग्लूकोज, ग्लूकोज और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर लेते हैं, सीबीसी ईएसआर सीआरपी इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर लेते हैं। अब इन वीनस या ग्रेविटेशनल अल्सर का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसका मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, आपने कंप्रेशन करनी है अल्सर की, किससे करोगे, ऑर्थोपेडिक वूल से या कॉटन क्रीप से या इलास्टिक या कोहेसिव बैंडेज, तो इलास्टिक या कोहेसिव बैंडेज से कंप्रेशन करते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल वीनस एब्लेशन या सर्जरी भी कर सकते हैं, या फाइनली हम पेंटॉक्सीफाइलिन पिंच ग्राफ्ट या अल्सर को एक्साइज कर सकते हैं मैश ग्राफ्टिंग से, तो ये आपके अदर्स मेथड आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया, तो उसका निमोनिक है पीपीएम, पेंटॉक्सीफाइलिन पिंच ग्राफ्ट और एम से मैश ग्राफ्टिंग है, बाकी सुपरफिशियल वीनस एब्लेशन भी कर सकते होते हैं। अब जो ट्रॉफिक अल्सर या प्रेशर सोर या बेड सोर्स होते हैं कब होते हैं, जब कैपिलरी ओकुलियन प्रेशर 30 मिलीमीटर होता है। इसमें होता है ये कि जो स्किन होती है आपके वेट के दरमियान में और आपके बेड के दरमियान में कंप्रेस हो जाती है, और प्रेशर अगर 30 से ज़्यादा का हो तो ये बेड सोर्स बन जाती है, या इनको डी क्यूबिटस अल्सर भी आपको कहने को मिलता है। अब इनकी क्या प्रिवेंशन कैसे होती है, मेन प्रिवेंशन होती है। ओके, ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या होती है, प्रॉपर केयर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर बेड बाउंड पेशेंट है तो आपने पोजीशन को हमेशा चेंज करना है, अगर व्हील चेयर पे है तो आपने क्या करना है, लिम्प को अपवर्ड लिफ्ट करना है 10 सेकंड के लिए, हर 10 मिनट के बाद 10 सेकंड के लिए। फिर रेगुलर स्किन की ऑब्जर्वेशन करना है, हमेशा स्किन को क्लीन और ड्राई रखना होता है। ओके, और पोरस क्लोथिंग आपने इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा प्रॉपर न्यूट्रिशन और हीमोग्लोबिन आपने होना चाहिए। ओके, एयर फ्लोटिंग बेड आप इस्तेमाल करना चाहिए, यूरिनरी और फीकल केयर के उसकी वजह से तो नहीं हो गया, मॉइस्चर की वजह से। हाइजीन आपने मेंटेन करनी है, काउंसलिंग वगैरह करनी है, और सेप्सिस को आपने प्रिवेंट करना होता है। जो प्रेशर सोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, इसका मिमोनिक है इंदिरा गांधी स्टैचू, वैसे बड़ा अजीब सा मिमोनिक है, इसकी हम ग्रेटेड ट्रोकांटर और सैक्रम है, बाकी हील मेलियोलस लैटरल साइड पे ज़्यादा होती है और ऑक्सीपिट पर। तो इंदिरा गांधी स्टैचू का रट्टा मार लेना। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो डिफेक्ट हो गया प्रेशर सोर्स से, तो उसको कैसे कवर करोगे, पहले तो जो नेक्रोटिक टिश्यू उसको निकाल लोगे और वैक्यूम असिस्टेड क्लोयर इस्तेमाल करोगे, और -125 का प्रेशर होता है, और या फिर आप लार्ज स्किन का फ्लैप्स ले सकते हैं जिसमें आपको इंटैक्ट सेंसेशन में मिल जाए। इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी वाले टॉपिक आ जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर हम मेनली ग्राफ्ट लेते होते हैं, तो सपोज किसी भी जगह पर अगर आपने कोई ग्राफ्ट लेना या रिकन्स्ट्रक्शन करनी है उस जगह की, तो ग्राफ्ट क्या क्या ले सकते हो, क्या ग्राफ्ट ले सकते हैं, जो रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं, यानी आप किसी भी टिश्यूज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए आप 5 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो रिकन्स्ट्रक्शन के ऑप्शन क्या होते हैं, उनके प्रेफरेंस क्या है, तो 3 से 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। ग्राफ्ट का ऑप्शन होता है, ओके, लाइक आप स्किन को कवर करने के लिए ग्राफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, टिश्यू एक्सपांशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्किन के सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ग्राफ्ट 3 तरह का होता है, स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट होता है, फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, और कंपोजिट ग्राफ्ट होता है। जो फ्लैप्स होते हैं वो लोकल फ्लैप्स आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपके रैंडम आ जाएंगे, ओके, एक्सियल आ जाएगा, पेडिकुलेटेड आ जाएगा, और कंपोजिट और परफोरेटेड आ जाएगा। टिश्यू की एक्सपांशन और स्किन का सब्सटीट्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इनकी प्रेफरेंस क्या होती है, हर एक अपना स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ओके, फिर मैं यहाँ पे आप फ्लैप का डिफरेंस भी बताऊंगा। जो स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट होती है, यानी ग्राफ्ट 2 तरह का होता है, फुल थिकनेस या स्प्लिट थिकनेस होता है। फुल थिकनेस के अंदर फुल डर्मिस ली जाती है, जो स्प्लिट थिकनेस होता है मतलब आधा पार्शल डर्मिस लेगी और हम एपिडर्मिस लेंगे, ठीक हो गया। जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट के अंदर आपका वुल्फी ग्राफ्ट आ जाता है, जबकि स्प्लिट थिकनेस के अंदर थियर्स ग्राफ्ट आ जाता है। ओके, और यहाँ पर जो नाइफ इस्तेमाल होता है उसका नाम है हम्बीस नाइफ। तो थियर्स ग्राफ्ट और वुल्फ ग्राफ्ट, इसको रट्टा मार लेना है। जो स्प्लिट ग्राफ्ट होते हैं ऐसे स्प्लिट ऐसे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। फुल थिकनेस वाले इनका गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट होता है। कंपोजिट वाले सिंपल टेक्निक होती है, इनका कॉस्मेटिक और फंक्शनल इफेक्ट दोनों देखने को मिलता है। लोकल फ्लैप्स या वास्कुलराइजेशन बढ़ा देती है, टिश्यू की एक्सपांशंस। ओके,
ये स्किन प्रोवाइड करते हैं जिनका बिल्कुल अच्छा मैच होता है और टेक्सचर होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये रट्टा मार लेना, तो ये आ जाएगा। बाकी मेथड तो स्किन कवर, ग्राफ्ट आ जाएगा, फ्लैप्स आ जाते हैं, टिश्यू एक्सपांशन आ जाएगा, स्किन के सब्सटीट्यूट आपको देखने को मिलते हैं। अब ग्राफ्ट फेलियर के यहाँ पे आ जाते हैं। ग्राफ्ट क्यों फेल होता है? मोस्ट कॉमन काज ऑफ ग्राफ्ट फेलियर हीमाटोमा होता है। नंबर 2 सिरोमा होता है। सिरोमा क्या होता है? सिरोमा क्या कर, तो सिरोमा को आपने क्या करनी है, फ्लूइड की, सिरोमा क्या होता है, टिश्यूज कैविटी में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है टिश्यू स्पेसिस के अंदर। तो उसकी आप फ्लूइड की कलेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्री क्रस्टिंग करते होते हैं। प्री क्रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ्ट है इसमें छोटे छोटे सुराख कर देते हैं जिसके जरिए पानी सारा निकल जाता है। इसके अलावा रिपीटेड मूवमेंट विद द ग्राफ्ट साइड की ग्राफ्ट मूव करना लग जाता है, तो उसमें अपने जॉइंट्स को इमोबिलाइज करना होता है। इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का होता है। तो और ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है स्किन के ग्राफ्टिंग की। और लास्ट में पेरिओस्टियम ऑफ बोन्स, इनकी उन पे भी आप ग्राफ्ट फेलियर आपको देखने को मिलता होता है। तो हीमाटोमा को रट्टा मार लो, जिसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, प्री क्रस्टिंग करते होते हैं। अब बर्न्स की क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। अब जो बर्न्स होते हैं, बर्न्स दो तरह के होते हैं, पार्शियल और फुल थिकनेस होते हैं। पार्शियल में सुपरफिशियल और डीप। पार्शियल सुपरफिशियल के अंदर रेटिकुलर डर्मिस, इसके अंदर सॉरी पैपिलरी डर्मिस, डीप के अंदर रेटिकुलर डर्मिस भी आ जाएगा। फुल थिकनेस फुल लेयर को इन्वॉल्व करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा वेलस रूल ऑफ 9। वेलस रूल ऑफ 9 के मुताबिक पूरी बॉडी को 9 के मल्टीपल में डिवाइड कर देते हैं, टोटल 100% होगा। अब हेड एंड नेक का 9% होता है, एक पूरे अपर लिम का 9 होता है, फ्रंट ऑफ चेस्ट और एब्डोमिनल वाल इसका 18 होता है। ओके, बैक ऑफ चेस्ट और एब्डोमिनल वाल इसका भी 18 होता है। लोअर लिम का 18 का होता है, एक अपर लिम का 9 होता है, और पेरिनियम का 1 होता है। अब असेसमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न, अब असेसमेंट कैसे करनी है? सबसे पहले हिस्ट्री और नंबर 2 एग्जामिनेशन। बर्न्स 3 तरह का होता है, सुपरफिशियल पार्शियल, सुपरफिशियल डीप और फुल थिकनेस आ जाएगा। ओके, नहीं, सुपरफिशियल पार्शियल डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। जो सुपरफिशियल पार्शियल बर्न्स होते हैं, ओके, ये पैपिलरी डर्मिस से ज़्यादा डीपर नहीं होते, इसमें आपको कैपिलरी फिलिंग देखने को मिलती है। जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स होते हैं, ओके, ये ब्लांच नहीं होते, लेकिन इनके पास सेंसेशंस होती है, इनके पास कुछ ना कुछ सेंसेशंस होती है। फुल थिकनेस के पास सेंसेशन भी नहीं होती और लेदरी अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले कोई भी बर्न्स का पेशेंट आ जाए, जो फ्लूइड चॉइस होता है वो आपको रिंगल एक्टेड होता है। ओके, और जो एंटीबायोटिक दोगे वो सिल्वर सल्फर डियाजिन होती है। जो इन्फेक्शन होता है, सेलुलाइटिस होता है, वो मोस्टली सूडोमोनास की वजह से देखने को मिलता है। और जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं मार्जुलिन अल्सर, जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा वाली कैटेगरी का होता है। जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसका नाम है पार्कलैंड फार्मूला। तो मैंने सारे वन लाइनर्स बोल दिए बर्न्स के। रिंगल एक्टेड यूज़ करती है फ्लूइड ऑफ चॉइस। ओके, तो बर्न्स वाला पेशेंट है, सबसे पहले आपने ABCD को मेंटेन करना, रिससिटेट करना होता है, फिर वुंड की डिब्राइडमेंट करनी है। ओके, अगर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री सुपरफिशियल है, या सेकंड डिग्री डीप या थर्ड डिग्री है, अगर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री का सुपरफिशियल है तो कोलेजन शीट इस्तेमाल करनी है रिपेयर के अंदर। और अगर सेकंड डिग्री डीप या थर्ड डिग्री है तो आपने स्किन के ग्राफ्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप बर्न्स का सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिनियम को इन्वॉल्व करा तो 1 आ जाएगा, फ्रंट को इन्वॉल्व करा चेस्ट एब्डोमेन के तो ये तकरीबन हो जाएगा 18 और 19 आ जाएगा। 50% इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ अपर लिम्स, दैट मीन्स के ओके 50% इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ अपर लिम्स, तो 50% ऑफ अपर लिम्स ऑलमोस्ट 9 हो जाएगा। और पैचेस ओवर द लोअर लिम्स तो उसका 5 इंक्लूड कर दो, 5% तक, तो उसको प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा आपका 33 आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट एटलीस्ट 4 रीजन अंडर हॉस्पिटल एडमिशन क्राइटेरिया। ओके, कि आपने बर्न सेंटर में रेफर क्यों करना है, किस क्या इंडिकेशन है बर्न सेंटर में रेफर करने के, निश्तर के सामने जो बर्न सेंटर बना हुआ है उसको भी तो यूज़ करना है आपने। तो कब रेफर करोगे, जब आपको एयरवे की इंजरी या इनहेलेशनल इंजरी है। ओके, यानी जो इनहेल्ड गैसेज होती है वो सुप्राग्लोटिक एयरवे को उड़ा देती है, लैरिंजियल एडिमा करवा देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी आपको देखने को मिलती होती है। तो एयरवे या इनहेलेशनल इंजरी के अंदर आप करते होते हैं। ओके, एनी बर्न लाइकली टू रिपेयर फ्लूइड रिससिटेशन। ओके, जिसमें फ्लूइड की रिससिटेशन चाहिए होती है। नंबर 2 जिसमें सर्जरी चाहिए होती है। नंबर 3 जिसमें हैंड्स फीट या फेस की पेरिनियम की इंजरी होती है। ओके, जिसमें ओके किसी बंदे का अगर साइकेट्रिक या सोशल बैकग्राउंड है, उसको घर तक नहीं भेज सकते, या नॉन एक्सीडेंटल इंजरी या कोई, या एक्सट्रीम ऑफ एज में आपको बर्न्स देखने को मिलते होते हैं, या कोई बर्न किसी सीवियर केसेस की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न है या कंसेंट्रेटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसके वजह से बर्न हुआ है, तो इस केस में बर्न सेंटर पर रेफर करते हैं। तो कब रेफर करते हैं, एयरवे या इनहेलेशनल इंजरी के अंदर करते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए, सर्जरी के लिए। ओके, साइकेट्रिक या सोशल बैकग्राउंड है, फीट फेस को इंजरी हुई है, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी की सस्पिशन है, इस केस में करते होती है। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई बर्न का पेशेंट है और इसकी सूटिंग थ्रॉट है, यानी थ्रॉट के अंदर सूट पार्टिकल्स है और हेयर सिंच हो गया, तो आपने इंट्यूबेशन करनी है, एयरवे को मेंटेन करना होता है। अब इसकी मैनेजमेंट की है बर्न्स वाले पेशेंट में। इनिशियल मैनेजमेंट होती है, इनिशियल में प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसमें 6 C होते हैं। नंबर 1 क्लॉथिंग को रिमूव करना है, नंबर 2 कूलिंग करनी है, ठंडा करना है उसको, नंबर 3 क्लीन करना होता है किसी भी पार्ट को ताकि डस्ट और मड को निकाले, कीमो प्रोफाइलैक्सिस करनी है, टेटनस के एंटीबायोटिक दूंगा, और कवरिंग करनी है ड्रेसिंग से, और लास्ट में क्या होगा, कम
कंफर्ट करना है, उसको तसल्ली बख्श देनी है, सेडेशन या पेन किलर देनी होती है। इसके बाद ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर विद इन्वायरमेंटल कंट्रोल और फ्लूइड रेसिसिटेशन, जिसमें क्रिस्टलाइट और रिंकल एक्टेड इस्तेमाल करते होते हैं। और जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं मोस्ट कॉमन जो बर्न्स वाले पेशेंट में, जो कि कीमोप्रोफिलैक्सिस वाली हेडिंग में आती है, वो सिल्वर सल्फाडियाजिन होती है। सेलुलाइटिस बर्न्स वाले पेशेंट में सूडोमोनास की वजह से होता है। IV फ्लूइड रेसिसिटेशन कब करनी है? जब अडल्ट में 10 और बच्चों के अंदर 10 और अडल्ट के अंदर 15 से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट हो। रिंकल एक्टेड इस्तेमाल होता है। और कितना फ्लूइड देना आपने 24 घंटों में, जिसका 50% 8 घंटों में और उसका बाकी 50% मजीद 16 घंटों में दोगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पार्कलैंड फार्मूला होता है। ओके, बर्न्स के बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है, इसका नाम है इशार। जो इशारोटमी होती है, इशारोटमी क्या होता है? सर्जिकल इंसिजन होती है स्कार की, स्कार या इशार में बोलता हूँ, ताकि जो हम क्या कर सके, डीकम्प्रेस कर सके कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट को। तो जो नंबर 1 कीवर्ड नोट करना है कि जो स्क्लेरोटमी होती है, इसमें आप सर्जिकल इंसिजन देते हैं स्कार का। क्यों करते हैं? टू डीकम्प्रेस द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट कॉज्ड बाय डीप सुपरफिशियल बर्न्स होता है। अब फेशियोटमी के अंदर क्या होता है? जो फेशियोटमी में जो इंसिजन होता है, ओके, जो इंसिजन होता है वो फेशिया में दिया जाता है, लेकिन स्क्लेरोटमी में फेशिया में इंसिजन नहीं दिया जाता, बल्कि स्क्लेरोटमी में इंसिजन सिर्फ स्कार में दिया जाता है, डीप सर्कमफेरेंशियल बर्न्स के अंदर होता है। अब कितना फ्लूइड आपने देना 24 घंटों के अंदर, तो उसका निमोनिक होता है पार्कलैंड फार्मूला। 4 से मल्टीप्लाई करना है टोटल बर्न सर्फेस एरिया, और वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसका जो 50% होता है, ओके, वैसे ये भी रट्टा मार सकते हैं, 4 ml पर kg पर टोटल बॉडी सर्फेस एरिया। ओके, तो फर्स्ट हाफ आपने देना है 50% 8 घंटों में, बाकी जो 50% होता है आपने 16 घंटों में देना होता है। जो पहला फास्ट IV और दूसरा स्लो IV होता है। ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर 2nd डिग्री या 3rd डिग्री है तो 2 ml है, 3rd डिग्री तक 3 ml, और 4th डिग्री है तो 4 ml, वैसे भी आसान हो जाएगा। ओके, बाकी बर्न्स वाले पेशेंट की मैनेजमेंट तो हो गया। फुल थिकनेस बर्न्स के अंदर आप क्या करते हैं? ओके, फुल थिकनेस बर्न में स्क्लेरोटमी करते हैं, स्कार को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद आपने स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है, फुल थिकनेस ग्राफ्टिंग या सेपलेट वाली। जो फुल थिकनेस थी उसमें मैंने कौन सा ग्राफ्ट बताया था? फुल थिकनेस के अंदर वोल्फी ग्राफ्ट, इसमें F आ रहा था वोल्फी ग्राफ्ट, और सेपलेट में S आ रहा तो हियर्श ग्राफ्ट आ जाएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट ये भी आ जाएगा। मेजर्स फॉर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने इंट्यूबेशन करनी है, या फिर ट्रैकियोस्टमी या इमरजेंसी क्रिकोथेराटोटमी आपने करनी होती है। और बर्न्स की मैनेजमेंट में कौन कौन से बंदे होते हैं? सर्जन्स होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, फिजिशियंस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ होता है। वैसे आइडियली कोई भी नहीं होता। ओके, तो रिंगल लैक्टेट वाला आ जाते हैं। रिंगल लैक्टेट के हार्टमैन सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बर्न्स वाले पेशेंट में प्रोटीन्स की भी कमी होती है, तो एल्ब्यूमिन देंगे या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, या हाइपरटोनिक सलाइन आप देते होती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है हॉलीडे सिगार मेथड होता है। ये मेंटेनेंस फ्लूइड है, पहले 24 घंटों का तो फ्लूइड आ जाएगा। मेंटेनेंस फ्लूइड क्या देंगे? तो आपने रटा मारा होगा, पहले 10 kg वाले के लिए 4 ml होता है, फिर अगले के लिए 2 होता है, और 20 kg से ऊपर वाले में 1 ml आपने ऐड करना होता है। अब मैनेजमेंट ऑफ इनहेलेशनल बर्न होता है। इनहेलेशनल बर्न में आपने एयरवे को सिक्योर करना होता है, तो आपने क्या करनी है? फिजियोथेरेपी करानी होती है, नेबुलाइजेशन देनी होती है, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी होती है, ABGs आपने कंफर्म कराने होते हैं, इंट्यूबेशन करना, ICU में भेजना है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा, वेंटिलेशन पे कर दो उसको। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे हुए हुए हैं। अब हम आ जाते हैं बर्न्स की कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ओके, तो जो बर्न्स की कॉम्प्लिकेशन होती है, बर्न्स की 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट और क्रॉनिक होती है। एक्यूट में सारा का सारा पानी खत्म हो जाएगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो जाएगा, पानी खत्म हो गया तो कुर्ता फारिग हो जाएगा, और रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है सूट पार्टिकल्स की वजह से। और लेट कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक होता है SUC, सकारिंग हो सकती है, अल्सरेशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर या कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ एट द साइट ऑफ बर्न, जब बर्न वाली साइट पर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या होता है? एस्फिक्सिया होता है। अर्ली डेथ का मोस्ट कॉमन काज हाइपोवोलेमिया। तो जो एट द साइट ऑफ बर्न जो मौत होती है वह एस्फिक्सिया की वजह से होती है, अर्ली डेथ हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होती है, लेट डेथ सेप्टिक शॉक की वजह से होती है, और मोस्ट कॉमन डेथ भी सेप्टिक शॉक की वजह से होती है। और सेप्सिस कराने वाला बैक्टीरिया का नाम है सूडोमोनास। अब किसी बंदे को झटका लग गया हाई टेंशन केबल वायर से, तो क्या डैमेज हो सकता है? तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से फ्लैश बर्न हो सकता है। ओके, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है। ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। ये जो आपके एक्साइटेबल टिश्यू वो डैमेज हो सकते हैं, लाइक आपका हार्ट फेल हो गया, मायोकार्डियल डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया तो आपने फिशियोटमी करना है, अगर एसिडोसिस हो गया तो आपने IV बाइकार्बोनेट देना है, अगर मायोकार्डियल डैमेज हो गया तो आपने ECG करना है, और अगर लिम्ब डैमेज हो गया तो आपने लिम्ब एम्पुटेशन करनी है। तो ऊपर वाले स्टेप्स को रट्टा मार लो। ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए फिशियोटमी होता है। ओके,
सीवियर एसिडोसिस के लिए बाइकार्बोनेट, एमआई के लिए अपने ईसीजी चेंजेस और लिम्ब एम्पुटेशन होती है। अब स्किन के कैंसर के अंदर आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर बेसल सेल कार्सिनोमा जो कि रोडेंट अल्सर होता है। फिर हमने स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि बर्न्स वाले पेशेंट में हो सकता है, जिसको मार्जुलिन अल्सर कहते होते हैं, लो ग्रेड होता है। और तीसरा मैलिग्नेंट मेलानोमा आ जाएगा। ओके, इनको कवर करना है हमने। और लास्ट में आके फिर इनका हम कंपैरिजन भी पढ़ लेंगे। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा या बीसीसी, रोडेंट अल्सर आ जाएगा। ओके, तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, ओके, ये स्लो ग्रोइंग होते हैं। मोस्ट कॉमन यही कैंसर होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं, लोकली इन्वेसिव होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बेसल सेल्स का। ओके, अब इनके जो एजेस होते हैं राउंड होते हैं, एलिवेटेड एजेस होते हैं, रोल्ड एजेस इनको बोलते हैं। और ये मेटास्टेसाइज नहीं करते, अगर करते भी तो हेमाटोजीनस रूट से करते हैं, लिम्फेटिक से कभी भी नहीं करते, हालांकि ये कार्सिनोमा है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि 60 ईयर ओल्ड मेल है, 1.5 सेंटीमीटर साइज, ओवल शेप अल्सर है। ओके, बिलो द राइट आईलिड आपको नीचे देखने को मिल रहा है। क्रस्टिंग है, लिम्फ नोड्स पाल्पेबल नहीं है, और इसके जो एजेस है वो राउंडेड और एलिवेटेड है, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? यूवी रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जेनेटिक स्किन कैंसर सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करना है, अगर एग्रेसिव ट्यूमर है, नॉन एग्रेसिव ट्यूमर है। अगर नॉन एग्रेसिव ट्यूमर ट्रंक या एक्सट्रीमिटीज पे है तो आपने क्या करना है? वाइड एक्सिजन करनी होती है। 1 सेंटीमीटर का आपने नॉर्मल टिश्यू भी निकालना होता है, 1 सेंटीमीटर क्लियरेंस करनी है, और फिर स्किन का ग्राफ्ट अप्लाई करना होता है। स्किन का ग्राफ्ट अप्लाई किया, प्राइमरी सुचरिंग किया या जी प्लास्टिक किया, ओके, या फ्लैप इस्तेमाल, यानी सुचरिंग किया या फ्लैप किया। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो दोबारा बता देता हूँ, वाइड एक्सिजन किया स्किन की ग्राफ्टिंग से, प्राइमरी सुचरिंग से या फ्लैप से। ओके, ठीक है। और फ्लैप में जी प्लास्टी, रोम्बॉइड फ्लैप आ जाएगा और रोटेशन फ्लैप आ जाएगा। बाकी लेजर सर्जरी आ जाएगा और क्रायो सर्जरी आ जाएगा। अगर लार्ज एग्रेसिव ट्यूमर है तो आपने मोस करना, मोस MOHS, माइक्रोस्कोपिकली ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरी, ये आपने करनी होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये बेसल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। बेसल सेल कार्सिनोमा 3 तरह का होता है, दो तरह का होता है, लोकलाइज और जनरलाइज। जो जनरलाइज होता है वो 2 तरह का होता है, सुपरफिशियल और इन्फिल्ट्रेटिव। जो लोकलाइज होता है, ओके, वो नोडुलर, ओके, नोडुलर टाइप का होता है, नोडुलर या नोडुलर हो सकता है, नोडुलोसिस्टिक हो सकता है या सिस्टिक हो सकता है। जो जनरलाइज्ड है मल्टीफोकल या सुपरफिशियल स्प्रेडिंग है। और जो जनरलाइज इन्फिल्ट्रेटिव है मॉर्फिक या सिकाट्राइजिंग होता है। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं? यूवी लाइट रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन, कैंसर सिंड्रोम आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये तो हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसका रैपिड ग्रोथ होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा का स्लो होता है। बर्न स्कार वाले पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर यही होता है। और इसमें एक अल्सर आ जाएगा, मार्जुलिन अल्सर। मार्जुलिन अल्सर क्या होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि स्कार टिश्यू से राइज करता होता है। अब ये स्कार टिश्यू बर्न्स की वजह से भी हो सकता है, किलॉइड के स्कार की वजह से भी हो सकता है, और वीनस अल्सर के स्कार की वजह से भी हो सकता है। ओके, तो अब उसमें रट्टा मार लेना, बेसल सेल कार्सिनोमा में जो एजेस थे वो रेस्ड और इवाटेड थे। इसमें एजेस कैसे है? राउंड और एलिवेटेड है, राउंड और एलिवेटेड है। इसमें रेस्ड और इवाटेड, RE वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है, राउंड एलिवेटेड रेस्ड इवाटेड एजेस देखने को मिलते हैं। इसमें ब्लडी डिस्चार्ज होती है, लिम्फ नोड इसमें पाल्पेबल होते हैं, इसमें लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं देखने को मिलते। मार्जुलिन अल्सर होता है जो कि लो ग्रेड अल्सर होता है, बर्न्स वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओके, और लोअर लिप में भी देखने को मिलता है। अब जो मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो अल्सरेटिव टाइप का ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट क्या था? नॉन एग्रेसिव था तो आप क्या करते थे? वाइड एक्सिजन करते थे, स्किन ग्राफ्टिंग, सुचरिंग या फ्लैप से, जी प्लास्टिक रोम्बॉइड हो गया या रोटेशन फ्लैप हो गया, लेजर या क्रायो सर्जरी या। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे? इसमें वाइड एक्सिजन करेंगे, ठीक है, और ब्लॉक डाइसेक्शन करेंगे नेक के, जो कि प्रोसीजर होता है क्योंकि ये लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी CR, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कर सकते हैं और फील्ड थेरेपी भी कर सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्यूमर है तो वन सेकेंड मोस करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली ओरिएंटेड हिस्टोग्राफिक सर्जरी करते होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो वो सनलाइट होता है, और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो वेज बायोप्सी होती है, अल्सर की एज से ली जाती होती है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा? वाइड लोकल एक्सिजन है, फॉलोड बाय फ्लैप का कवर है, या ब्लॉक डाइसेक्शन भी हम कर सकते होते हैं। ये मार्जुलिन अल्सर में स्पेसिफिक है, रेडियोथेरेपी या मार्जुलिन अल्सर में अवॉइड करते होते हैं। ओके, ये मार्जुलिन अल्सर वाला पेश पॉइंट था। लास्ट क्वेश्चन है मैलिग्नेंट मेलानोमा, जिसमें ABCD फॉलो होते हैं। अब मैलिग्नेंट मेलानोमा वो कौन सा? मैलिग्नेंट मेलानोमा के बहुत सारी टाइप्स होती है और ये थोड़ा एग्रेसिव ट्यूमर होता है। अच्छा, पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बल्जर डिजीज का जो ट्रीटमेंट है लंबर सिम्पैथेक्टमी होता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। किडनी के ट्रांसप्लांट की वजह से जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो हाइपर एक्यूट होता है, एंटीबॉडीज होती है, प्री फॉर्म्ड होती है ग्राफ्ट के अंदर। ठीक हो गया। ओके, अब मैलिग्नेंट मेलानोमा की बहुत सारे टाइप्स होती हैं। ओके, कौन से 4 टाइप्स होती है? सुपरफिशियल, ओके, तो उसका मिमोनिक है स्लैन है, स्लैन। ओके, स्लैन। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, एल से लेंटिगो मैलिग्ना, ए से एक्रल लेंटिजिनस और एन से नोडुलर। तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, एक्रल लेंटिजिनस जो आपको एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता होता है। ओके, लेंटिगो मैलिग्ना और नोडुलर आ जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होती है। ओके, जबकि लीस्ट कॉमन टाइप एक्रल वाली होती है, लेकिन सबसे गंदा प्रोग्नोसिस भी इसी का होता है। लीस्ट मैलिग्नेंट टाइप ये वाली होती है, लेंटिगो वाली और नोडुलर वाली मोस्ट मैलिग्नेंट होती है। ये सबसे गंदा प्रोग्नोसिस इसी का होता है। नहीं, वैसे तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस तो एक्रल वाली का है। अच्छा, देख लेते हैं।
जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वो लेंटिगो मलिग्ना मेलानोमा का होता है, जो कि लीस्ट मलिग्नेंट होता है। मोस्ट कॉमन सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होता है, ओके, जो लेस कॉमन होता है, सबसे कॉमन ना होने के बराबर एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा होता है, सबसे गंदा भी वैसे यही होता है एक्रल वाला। अब इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी। ए से एसिमेट्री, बी से बॉर्डर इरेगुलर होते हैं, सी से कलर वेरिएशन और डी से डायमीटर आपका 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का होता है। इसका भी लिम्फेटिक रूट से सेपरेट होता है और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सिस्टमिक मेटास्टेसिस तो वो लीवर होता है। ओके, मेन डायग्नोसिस क्या होगा? जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होती है, फुल थिकनेस एक्सीजनल बायोप्सी होती है। इसमें वेज बायोप्सी लेती है फ्रॉम द एज ऑफ अल्सर, इसमें फुल थिकनेस एक्सीजनल बायोप्सी होती है। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? सर्जिकल एक्सिजन विद सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी लेनी है। जो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है रेडियो सेंसिटिव होता है, बाकी दो ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव, ये रेडियो रेजिस्टेंट है। बाकी बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रेडियो सेंसिटिव आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट मेल्स के अंदर बैक और ट्रंक है, फीमेल के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलती होती है। ओके, ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर। तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ स्किन एसिड बर्न इंजरी, तो आपने जो स्किन पे एसिड की वजह से डैमेज हो गया तो आपने वाटर से वॉश करना होता है। मार्जिनल अल्सर क्या होता है? मार्जिनल अल्सर ये डैमेज स्कार टिश्यू से कैंसर राइज करता होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर वुंड हीलिंग को अल्टर नहीं करते। बर्न्स के पेशेंट में हाइपोवोलेमिया होता है। फेस के ट्रॉमा में आप फुल थिकनेस ग्राफ्ट लेते हैं जिसमें कंप्लीट एपिडर्मिस और डर्मिस होती है। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्किन ऑन फेस एंड नेक तो आप फ्री फ्लैप इस्तेमाल करते हैं। रोटेंट अल्सर पीएलडी बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। साइन ऑफ इनहेलेशनल इंजरी, वॉइस चेंज होता है। अल्सर विद अंडरमाइंड एजेस तो वो टीबी होता है। ओके, सिफिलिस वाला भी होता है। पाइलोनेडल साइनस में आप शेव करते हैं, ऑन द स्पॉट करते हैं। टर्शियरी के अंदर डिलेड वुंड क्लियर होती है। मैनेजमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंशियल फुल थिकनेस बर्न होते हैं तो इसमें स्क्रोटमी आपने करनी है, डीप सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स में करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सेबेशियस सिस्ट एक्सीन करनी होती है। मैनेजमेंट ऑफ हैंड बर्न तो आपने हैंड वॉश करना है विद कूल वाटर। 40% सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है तो आपने स्प्लिट स्किन थिकनेस ग्राफ्ट इस्तेमाल करना होता है। ग्राफ्ट फ्रॉम थाई, ओके, तो ये रीजनरेट नॉर्मल स्किन विद हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड है। इन केस ऑफ एक्सपोज टिबिया जो ग्राफ्ट लेना है आपने वो एडजेसेंट फ्लैप होता है, एडजेसेंट टिश्यू से लेना होता है। मैलिग्नेंट लीवर्स में साइज, शेप, कलर में और थिकनेस में चेंजेस देखने को मिलती है। अल्सर विद अंडरमाइंड एजेस टीबी में देखने को मिलती है। नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा है लेकिन ब्लांचेबल नहीं है और एपिडर्मिस इंटैक्ट है, दैट मीन्स ग्रेड 1 बेड सोर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रेडिंग भी है, बताना भूल गया। ओके, तो यहाँ पे स्टेजेस है। अगर नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा है, ओके, ठीक है, तो वो ग्रेड 1 है। पार्शियल थिकनेस लॉस है तो वो 2 है। फुल थिकनेस है तो 3 है। और फुल थिकनेस स्किन लॉस है लेकिन फेशिया तक एक्सटेंड कर रहा है तो वो 4 होता है। 3 में फेशिया तक एक्सटेंड नहीं कर रहा होता। ओके, ये प्रेशर सोर की स्टेजिंग होती है। ओके, ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन आफ्टर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो मार्जिनल अल्सर आपको देखने को मिलता है। ओके, पेशेंट प्रेजेंट विद बर्न्स फॉर फ्लूइड रिससिटेशन तो डेप्थ मैटर नहीं करती, सरफेस एरिया मैटर करता होता है। ओके, तो व्हाट शुड बी अप्लाइड प्रायर टू द टॉनिकेट? टॉनिकेट से पहले क्या अप्लाई करना चाहिए? टू अवॉइड ब्लिस्टर फॉर्मेशन तो पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट आ जाएगा। वॉइस चेंज है इन केस ऑफ बर्न पेशेंट तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करनी है। कोलिसिस्टेक्टमी वाले वुंड आपने चूंकि ओपन कर रहे थे डायरेक्टली वुंड के अंदर आ जाते होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल बर्न्स है। केमिकल बर्न्स वॉश एंड कूल करना होता है। यूज टू ट्रीट सर्कमफ्रेंशियल तो सर्कमफ्रेंशियल के लिए स्क्रोटमी होती है। ओवर आइंग स्किन पिंचेबल है तो लाइपोमा, अगर पिंचेबल नहीं होती सीबेशियस सिस्ट है। न्यूरोपैथिक अल्सर पंच आउट एजेस आपको देखने को मिलते हैं, डायबिटीज में होते हैं। मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ अटेन होती है 10 से लेकर 12 दिन के अंदर। टू डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आप पॉलीप्रोपाइलिन सूचर इस्तेमाल करते हैं। सबले मैश इंटीरियर रेक्टस शीथ के अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल में करते होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बर्न वुंड है तो अपनी एंटीबैक्टीरियल ड्रेसिंग करनी होती है। इसके बाद चेस्ट, ओके, इसके बाद चेस्ट या एब्डोमन बर्न हो गया फ्रॉम द फ्रंट साइड और अपर लिम्ब भी हो गया तो आपने जो फ्लूइड देना होता है 3 लीटर देना होता है विद इन द 2 आवर, ठीक है। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर लो वहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। किलॉइड होता है रिपेयर टिश्यू जो कि ग्रो बियॉन्ड द बाउंड्री होता है। 60% बर्न्स और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है इन द फाउंड इन द रूम तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से देखने को मिल सकता होता है। अल्सर विद अंडरमाइंड एजेस टीबी में देखने को मिलता होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एयरवे की मैनेजमेंट होती है। फ्लूइड 24 आवर्स में कितना देना? 70 kg के अंदर। और जो बर्न्स है वो राइट अपर लिम्ब को इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब नो आ जाएगा। अपर चेस्ट को और बैक को इन्वॉल्व कर रहा है तो ये कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद मैंने आ जाएगा मैनेजमेंट फॉर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक कोई हाई टेंशन हो गया तो आपने फिर शॉट भी करना है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। 1.5 सेंटीमीटर डीप मेलानोमा तो एक्सीएन करना है 2 सेंटीमीटर फ्री मार्जिन का। ओके, ग्राफ्ट फॉर फेस तो पिंच ग्राफ्ट लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ईयर पियर्सिंग किलॉइड हो सकता है। अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर वीनस अल्सर जो कि सर्जरी नहीं कराना चाह रहा तो कंप्रेशन स्टॉकिंग आपने लेनी है। ओके, कॉम्प्लिकेशन आफ्टर बर्न तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, मार्जुलिन अल्सर होता है। न्यूरोपैथिक अल्सर पंच आउट एजेस देखने को मिलते हैं जबकि अंडरमाइंड एजेस आपको टीबी में होते हैं। और रोडेंट अल्सर में प्योरली बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। इसमें कैसे होते हैं एजेस? आपको रोल्ड एजेस देखने को मिलते हैं, रोल्ड।
ओके। इसके बाद सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स को कैसे मैनेज करते हैं, सोनोटमी से करते हैं। रिपेयर टिश्यू डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री, तो वो क्यूलाइड होता है, जबकि नॉर्मल बाउंड्री के अंदर हो तो वो हाइपरट्रॉफी शिकार होता है। परकलेंट फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है। ओके। अच्छा, यहाँ पर पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस का कंपैरिजन लिखा हुआ है। पार्शियल को स्प्लिट भी कहते हैं। इसमें एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस लेते हैं, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस लेते हैं। इसमें स्प्लिट के अंदर थियर्स ग्राफ्ट आता है, जिसमें इसमें वोल्फी ग्राफ्ट होता है। जो स्प्लिट में हम भी नाइफ और इलास्टिक डर्माटोम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी करते हैं। ओके। ग्राफ्ट के असेसमेंट के लिए हम पंक्टेट हैमरेज चेक करते हैं, और उसमें ग्राफ्ट की थिकनेस को चेक करने के लिए सबकुटेनियस फैट के एक्सपोजर चेक करते हैं। अब इसकी कुछ डोनर साइड पे चेक करते हैं। ओके, डोनर साइड में जो डिफेक्ट होता है स्प्लिट में टेम्परेरी होता है, क्योंकि आपने कुछ लिया है। ओके, सकार इसमें नहीं होगा, कुछ आपने हिस्सा लिया है, किसी भी साइज का ले सकते हो आप। रिपीट ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ जाती होती है, और मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है, लैटरल थाई होती है। ओके, अब ग्राफ्ट का सर्वाइवल इसमें ज़्यादा गुड होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्चर इसमें स्कैंट्री वाला होता है। ओके, स्कैंट्री वाला मतलब आफ्टर अप्लाई ऑन द रिसिपिएंट साइड, और जेनेटिक कॉस्मेटिक आउटकम इसमें पुअर होता है, उसमें ज़्यादा अच्छा होता है।